बच्चों, अभी तक आपने रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ में पदार्थ और उसकी अवस्थाएं पढ़ा। ठीक है। इसके बाद जो है, जो अवस्था परिवर्तन है हमारा, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहले आपको ये पढ़ना है कि अवस्था परिवर्तन। ठीक है। देखिए, अभी आपको प्रारंभ में मैंने बताया था आपको कि हमारा जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो ये देखिए, जो अवस्था परिवर्तन है ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है। ये किसी भी पदार्थ की अगर हम अवस्था बदल सकते हैं तो ताप लगा करके, दाब लगा करके। ठीक है। मतलब आप ये देखें कि किन किन चीज़ों के कारण हम इनमें बदलाव कर सकते हैं। तो अगर अवस्था परिवर्तन कहीं पर हो रही होगी तो हम वहाँ पर ताप या दाब को लगा करके ही अवस्था परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कि अवस्था परिवर्तन किन कारणों से संभव है, तो देखिए, आपको इस प्रारंभ में मैंने बताया था कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पिघल करके द्रव बन जाता है। उसे और गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो एक ही आपका द्रव्य जो है तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है, तो वहाँ पर ताप लगा करके। ऐसे ही देखिए, अगर हम गैस को है अधिक दाब डाल करके द्रव में बदल सकते हैं और अधिक दाब डाल करके हम उसको गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन हमारी किन किन बातों पर निर्भर करती है? ताप और दाब पर। ठीक है। इसी के क्रम में आपको पढ़ना है कि गलनांक क्या होता है। ठीक है। क्या गलनांक किसे कहते हैं? ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखिए, गलनांक क्या होता है। कहते हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। कौन सा ताप? अगर आपका कोई ठोस पदार्थ है, क्या है आपका, ये ठोस है, और यह किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। क्या करने पर? कोई ताप लगाने पर। तो हमारा ये जो ताप होगा वो क्या कहलाएगा? गलनांक। वो क्या कहलाएगा? गलनांक। ठीक है। तो अब एक लाइन की परिभाषा आप इसमें बता सकते हैं कि गलनांक क्या होता है। कहते हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हमें लोहा पिघलाना है, ठीक है, तो लोहे का जो गलनांक होता है वो हमारा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो हमारा गलनांक होता है वह कम होता है। ठीक है। यह कितना रहता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी में से हम सिल्वर लेते हैं, मतलब चांदी, ठीक है, तो यह 961 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी जितनी भी धातुएं हैं आपके, उनके सभी के गलनांक अलग अलग होते हैं। किसी एक ही गलनांक पर ये नहीं होता है कि सभी वस्तुएं पिघल जाएंगी। ठीक है। तो गलनांक की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। इसी क्रम में आपको दूसरी हेडिंग पढ़नी है, क्वथनांक। आज देखिए, छोटी छोटी हेडिंग है, लेकिन ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है। इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्वथनांक क्या होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? क्वथनांक मतलब क्या है? कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर। यहाँ पे देखिए दाब वर्ड लगा दिया गया, दाब शब्द लगा दिया गया, क्योंकि क्या होता है, दाब अगर कम ज़्यादा किया जाएगा तो क्वथनांक बदल जाता है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्या हो? अगर कोई द्रव है, हमारा कोई द्रव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, वायुमंडलीय दाब, ये बहुत
इम्पॉर्टेंट शब्द है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब पर जो भी ताप लगाया जाए और इसमें क्या हो, हमारा द्रव उबलने लगे, क्या हो, द्रव उबलने लगे अगर, तो जो हमारा ये ताप होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है। जब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हम कोई ताप लगाते हैं और वह द्रव उबलने लगता है तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। जैसे जल का क्वथनांक जानते हैं आप लोग कितना होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अगर अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना रहता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको क्वथनांक समझ में आएगी, क्वथनांक किसे कहते हैं, कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। अब इसी के साथ में एक अगली हेडिंग है आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं, देखिए अभी तक आपने देखा कि अगर हम गलनांक को गर्म करते हैं तो ठोस किस में, द्रव में बदल जाता है, फिर द्रव को अगर गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। अगर ये प्रक्रिया हमारी सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, क्या हो, अगर हमारा कोई ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ है अगर हमारा ये, ठीक है, और इसे हम क्या करें, गर्म करें और यह सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। मतलब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे आपकी वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे नौसादर, नौसादर, ठीक है, नौसादर, ये फार्मूला आप भी इसको याद कर लीजिएगा, NH4Cl। ये क्या होता है, इसको आप गर्म करेंगे तो ये सीधे जो है गैस में बदल जाता है। और एक देखिए जो लगभग सभी घरों में उपयोग किया जाता है, कपूर या कर्पूर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। कपूर जो है आपका, ये क्या होता है कि इसका भी देखिए फार्मूला C10H16O। ठीक है। कपूर को आप लोगों ने देखा होगा, हर घर में लगभग पूजा होती है, चाहे किसी भी धर्म की, किसी भी जात बिरादरी के हों। देखिए कपूर को हम क्या करते हैं, जलाते हैं आरती लेने के लिए, तो वो क्या होता है, उसमें कोई राख नहीं बचती। ठीक है। इसी कारण वहाँ पर पूजा स्थल में इसका अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे गंदगी न फैले और यह सीधे गैस में बदल जाता है। तो अब एक लाइन की परिभाषा में आप याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं और वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। अब ये देखिए जो अवस्था परिवर्तन है, इसी में मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। एक वर्ड आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा, क्या, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, जैसे नाम ही है गुप्त, ठीक है, मतलब छुपा हुआ कुछ। एक सेकंड, गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है। गुप्त ऊष्मा का अंग्रेजी वर्ड है आपका लेटेंट हीट। अब देखिए गुप्त ऊष्मा ये कब कहते हैं, कहते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को अगर गर्म कर रहे हों, कोई भी अगर पदार्थ है हमारा, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, और इसको हम गर्म कर रहे हों, इसको क्या कर रहे हों, गर्म कर रहे हों, इसका ताप देखिए क्या हो, स्थिर रहे, ताप क्या हो, ताप स्थिर रहे। ठीक है।
और ये पदार्थ की अवस्था बदल जाए। यहाँ पर जो पदार्थ था वो यहाँ पर क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था बदल जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए। अगर हमारा पदार्थ में अवस्था परिवर्तन हो जाए तो ये देखिए, जो हम ताप देते हैं तो ये हमारी ऊष्मा जो होती है वह गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे, बर्फ़ हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है और पानी जो होता है, ये बर्फ़ है, अगर इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही हमको पानी प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, अगर ये बर्फ़ हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की थी, हमने कुछ इसको ऊष्मा दिया, तो पानी का फिर ताप वही कैसे है? अगर ये है तो इसमें से जो हमने ऊष्मा दिया वो ऊष्मा हमारी गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय, क्या? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप स्थिर रहता है, लेकिन पदार्थ के समय दी गई ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ के लिए गुप्त ऊष्मा, अलग अलग पदार्थों के लिए गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। जैसे हमारी जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है, ये लगभग 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि यही जल के लिए गुप्त ऊष्मा हमारी 532 या 533 कैलोरी प्रति ग्राम रहती है। ठीक है, तो आपको गुप्त ऊष्मा समझ में आई कि जब हम क्या करें, किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म कर रहे हो, चाहे वह देखिए ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अगर उसकी क्या हो, अवस्था परिवर्तन हो रही हो और उसका ताप स्थिर हो, अवस्था परिवर्तन के समय क्या हो, अगर ताप स्थिर है तो दी गई ऊष्मा किस में परिवर्तित हो जाती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में। अब इसी के क्रम में देखिए, हम आगे आपको बताएंगे आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब देखिए आर्द्रता क्या होती है। वायु में जो जल वाष्प उपस्थित रहती है, साधारण भाषा में आप समझ लीजिए कि जो वायु में जो नमी उपस्थित होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं कि वायु में जो जल वाष्प उपस्थित होती है, जो जल वाष्प होती है, यही क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ये साधारण जिसे पूछा नहीं जाता कभी परिभाषा इसकी, लेकिन फिर भी आपको अवस्था परिवर्तन के चीज में साथ में इसको याद रखना है। अब एक वर्ड अभी आपको याद है, ऊपर उपयोग किया गया, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शार्ट में लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कहीं पर ATP लिखा रहेगा, कहीं पे AP लिखा रहेगा। इसका शाब्दिक अर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए वायुमंडलीय दाब होता क्या है। कहते हैं कि जो वायुमंडल के भार द्वारा, वायुमंडल में देखिए क्या है, गैसें और सारी धूल कण और सब कुछ उपस्थित रहता है। तो कहते हैं वायुमंडल के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या हो, वायुमंडल किसी भी पदार्थ में वायुमंडल के द्वारा लगाया गया भार, लगाया गया जो आपका भार होगा, ये क्या कहलाएगा? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब अगर पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो आप साधारण तौर से बता सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा लगाया गया भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और ये जो एक वायुमंडलीय जो दाब होता है, ये हमारा
1 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये देखिए दाब की इकाई है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि पास्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये दाब की इकाई है, ठीक है। तो आप साधारणतः इसको ये याद कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके।